हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञानदायिनी के इस बेस्ट प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं नेहा आप सभी के बीच उपस्थित हूँ और जैसे कि बोर्ड से तो खैर आपको पता चल ही गया होगा कि आज आपके सामने क्या परोसा जाएगा और क्या परोसे जाने का प्रयास किया जा रहा है। आप सभी लोग इन सारी बातों को जान रहे होंगे क्योंकि आप सभी लोगों के बीच में वही मैटर रखा जा रहा है जो एग्जाम हॉल के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो आप सभी लोग इन वीडियो को देखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजें। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे छत्रपति शिवाजी जो साम्राज्य मराठा साम्राज्य स्थापित किए, कैसे वो छत्रपति की जो उपाधि थी वो कैसे धीरे धीरे पेशवाओं पर बदल गई। जब हमारे और मतलब छत्रपति साहू जी आए तो उन्होंने बालाजी विश्वनाथ के कारण ही मतलब जीत पाए थे और फिर धीरे धीरे वहीं से कहानी शुरू हो जाती है। और जैसे वर्तमान समय में कि राष्ट्रपति एक औपचारिक मात्र पद होता है, उसी तरह मराठा साम्राज्य में एक छत्रपति औपचारिक मात्र ही पद रह गया था। तो चलिए क्लास शुरू करने से पहले कहते हैं मंजिल उन्हें मिलती है किन्हें मिलती है? मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान करनी होती है या हौसलों से उड़ान होती है। मंजिल उन्हें ही मिलती है जिनके सपनों पर जान होती है। हौसलों से क्या होगा? आज अभी विचार आया कि इस बार पीसीएस की तैयारी हम करेंगे, अभी तो 1 महीना कुछ दिन बचा है और मैं इसमें जान लगा दूंगा। तो कहने से थोड़ी होगा, आपको वहां पर जान लगानी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप यहाँ जान लगाएंगे तो आपको रिजल्ट पॉजिटिव भी आएगा, और नहीं लगाएंगे सिर्फ सोच लेंगे कि मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में क्या होती है? उड़ान होती है, या जिनके सपनों में जान होती है। जान देनी पड़ेगी आपको, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। और आप सभी लोगों को जैसे पता है कि मैंने थोड़ा सा परिचय बता दिया था, फिर भी आप सभी लोग पेशवाओं के काल में मराठा शक्ति का उत्कर्ष, पेशवा के काल में कैसे मराठा शक्ति का उत्कर्ष हुआ, या कैसे मराठा शक्ति जो है मराठा शक्ति में कैसे पेशवाओं के काल के बीच में बैठा हुआ था व्यक्ति और खड़ा हो गया, ठीक है, उठ खड़ा हुआ। तो आज इनके विषय में बात करेंगे। और एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत लोगों ने कमेंट करके कहा मतलब मेरे दांतों को लेकर, उसके विषय में एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। और आप सभी लोग मेरे विषय में मुझे पर्सनल जानना चाहते हैं तो मेरा एक अलग चैनल है, मैं सब कुछ बताऊंगी क्यों मेरे दांत ऐसे हैं, क्या कारण ऐसा है, क्या मैंने अभी तक इन दांतों का इलाज नहीं कराया, और कराया तो क्या हुआ। तो इन सभी बातों को अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरा दूसरा चैनल है, आप वहां पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पर आपके जो भी प्रश्न, जो भी क्वेरी हो, आप वहां पर्सनल पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड बात करिए। तो देखिए, पेशवाओं की शक्ति का उत्थान साहू व राजा की विधवा पत्नी ताराबाई, जो साहू की क्या थी? राजा की विधवा पत्नी कौन थी? ताराबाई। किसकी विधवा पत्नी थी? साहू जी की थी क्या? साहू जी की तो ये शायद चाची थी, ठीक है ना, के मध्य चल रहे गृह युद्ध के दौरान हुआ, ठीक है। ये अपनी चाची से लड़े थे, ठीक है ना, क्योंकि इनके पुत्र कौन थे? शिवाजी द्वितीय थे, ठीक है, शिवाजी द्वितीय थे। और शिवाजी द्वितीय की ये क्या बनी थी? संरक्षिका बनी थी। चलिए आइए बात करते हैं, वहीं से शुरू हो गया। तो पहले पेशवा कौन थे? तो आप सभी लोगों को पता है, नहीं पता है तो देखेंगे। तो पहले पेशवा के रूप में बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720 ईस्वी के बीच में उभर कर आए। 1713 से 1720 ईस्वी के बीच उभर कर आए। देखिए, बालाजी विश्वनाथ एक ब्राह्मण था। बालाजी विश्वनाथ क्या थे? एक ब्राह्मण थे। उसने अपना जीवन एक छोटे राजस्व अधिकारी के रूप में प्रारंभ किया था। छोटे से अधिकारी के रूप में, राजस्व अधिकारी के रूप में
साहू जी के शासनकाल से शुरू किया था, और वहीं से उनसे पहले भी थे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ये क्या हुए, आगे बढ़ते गए। 1699 से 1708 ईस्वी तक बालाजी धनाजी यादव की सेवा में रहे। जैसे मैंने बताया ना, छोटे से राजस्व अधिकारी के रूप में, तो कहाँ थे, धनाजी यादव की सेवा में रहे। 1708 में उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र चंद्रसेन यादव के ताराबाई के पक्ष में मिल जाने पर बालाजी विश्वनाथ को साहू की सेवा में आने का अवसर प्राप्त हुआ। ऐसे ही नहीं आए थे साहू जी के पास, पहले से ही कार्य कर रहे थे, छोटे मोटे राजस्व विभाग को संभाल रहे थे, छोटा राजस्व अधिकारी हुआ करते थे, उसी को संभाल रहे थे बालाजी विश्वनाथ जी। और वहां से देखिए कहा गया चंद्रसेन यादव के ताराबाई के पक्ष में। चंद्रसेन किसके पक्ष में थे, ताराबाई के पक्ष में थे, और इन्होंने इनको सारी बातें बताई थी कि कैसे क्या होने वाला है। और ये क्या किए, तुरंत मिल गए, किससे, साहू जी से आकर के मिल गए। कहाँ मिले, साहू की सेवा में आने का अवसर मिला, क्योंकि बालाजी विश्वनाथ उधर से धोखा देकर इधर साथ दे दिया था, तो इधर आकर मिल गए। चलिए देखते हैं, साहू ने उन्हें मतलब बालाजी विश्वनाथ को 1708 ईस्वी में सेनकार्ते की उपाधि दी। सेनकार्ते का मतलब ही होता है सेना के व्यवस्थापक की पदवी दी। बालाजी विश्वनाथ ना बहुत ही गुणी व्यक्ति थे, बहुत ही नेक सोच के थे, ठीक है ना, लेकिन करता ना क्या करता क्या ना करता, क्योंकि सत्ता की भूख ना सबको होती है। सत्ता की भूख हमको आपको नहीं है, लेकिन अगर आपको अभी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के लिए कह दिया जाए कि आप योग्य है, आप जीत सकते हो, तो आपको ललक होगी कि खड़ा हो जाऊं या खड़ी हो जाऊं, शायद जीत ही जाऊं, फिर नहीं पता कि आप किसको क्या ना कह जाए, ठीक है ना। उसी तरह बालाजी विश्वनाथ थे, और बालाजी की सेवाओं में से संपन्न होकर या प्रसन्न होकर साहू जी ने 1713 ईस्वी में साहू ने उसे पेशवा का मुख्य प्रधान नियुक्त किया। तो पेशवा का मुख्य प्रधान, जो अष्ट प्रधान में पेशवा था, वो क्या हुआ करता था, प्रधानमंत्री कहा जाता था। और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में मैंने अंतर बताया आपको कि आर्टिकल 53 के तहत राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक मात्र होता है, और प्रत्यक्ष या जो आपके प्रधानमंत्री होते हैं, मेन तो यही है, कौन, प्रधानमंत्री। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि प्रधानमंत्री कौन बने, पेशवा बने। कौन बने, पेशवा बन गए। अब इन्होंने क्या किया, वही किया कि इनसे धीरे धीरे अपने औपचारिक राष्ट्रपति जी से धीरे धीरे सारे साइन करवाते गए। राष्ट्रपति उतने समय कौन थे, साहू जी, ठीक है, तो इनको याद रखेंगे, साहू जी थे। और फिर उसके बाद धीरे धीरे देखिए क्या हुआ, आगे बढ़ा, आगे मैटर बढ़ा। तो 1719 ईस्वी में बालाजी ने मुगल सूबेदार सैयद हुसैन से एक संधि को, इस संधि की मुख्य शर्तों के अनुसार साहू को क्या क्या कहा। देखिए साहू के अनुसार क्या क्या कहा गया, स्वराज क्षेत्र पर राजस्व अधिकारी मान्यता दी गई। याद रखेंगे, कुछ कुछ ये पॉइंट पूछे जाते हैं। दक्कन के 6 मुगल सूबों तथा मैसूर, तिरुचिरापल्ली व तंजौर में चौथ व सरदेश मुखी वसूल करने की अधिकार को मान्यता दी गई। मुगल के थे ये, मुगल के 6 ऐसे सूबे थे, ठीक है ना, 6 मुगलों के सूबे थे, जहां पर देखिए सरदेश मुखी और चौथ कर दोनों लिए गए थे। चौथ कर मैंने बताया कि उन राज्यों से लिए जाते थे जहां मराठा साम्राज्य, मराठाओं का अधिकार नहीं था, इसलिए लिया जाता था कि मैं आप पर ना तो आक्रमण करूंगा, और अगर गलती से विदेशी आक्रमण आप पर करने आएंगे तो मैं आपकी सहायता करूंगा। और सरदेश मुखी तो इसलिए लिया जाता था, वसूल करते थे उन क्षेत्रों से जो मराठा या शिवाजी, और या शिवाजी के बाद जो थे छत्रपति, जहां जहां अधिकार किए थे वहां से सरदेश मुखी कर लिया जाता था 1/10, और चौथ कर 1/4 आता था, ठीक है, याद रखेंगे। सरदेश मुखी वसूल करने के अधिकार को मान्यता दे दी गई। आगे है कि गोंडा, बरार, खानदेश, हैदराबाद व कर्नाटक में हाल ही में मराठों द्वारा जिन क्षेत्रों पर कब्जा किया गया था उन पर मराठाओं के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई। देखिए एक्चुअली यहाँ पर 2-3 मुद्दे बड़े मेन इंपॉर्टेंट थे। एक तो हैदराबाद, वहां के निजाम,
और एक कर्नाटक। यहाँ पर देखिए जो इनका लोगों का समय था 1700 के आसपास, जैसे यहाँ बात कही गई थी 1719 के बाद 19 की बात है, 1719, इतने समय अंग्रेज ना यहाँ पर एकदम अपनी क्या प्रतियां बिछा रहे थे धीरे धीरे। तो कर्नाटक फुदुक रहा था, खूब कर्नाटक फुदुक रहा था। मैंने आप सभी को पढ़ाया था ना कर्नाटक वाला, तो कर्नाटक खूब फुदक रहा था किसके, डुप्ले के उसमें, कि डुप्ले तो वही है, देख लेंगे क्या हो करेंगे मराठा। और इधर हैदराबाद निजामों की तरफ से कौन थे, हैदराबाद मतलब निजाम, इधर से निजामुल मुल्क वगैरह खूब फुदक रहे थे, अरे ये क्या करेंगे मराठा। लेकिन यहाँ पर 4 से 5 बार आक्रमण किए लगातार बाजीराव, ठीक है, मस्तानी वाले बाजीराव। तो जब 4 से 5 बार लगातार आक्रमण किए तो थोड़ा सा हैदराबाद डरा, और हैदराबाद ही नहीं डरा बल्कि आसपास के सारे राज्य या इलाके छोटे छोटे जो थे वो भी डरे कि नहीं मराठाओं से लड़ना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि एक बार आपको कोई हरा दे ठीक है, 2 बार 3 बार 4 बार, लगातार ये 4 बार आक्रमण किए थे। साहू ने स्वराज्य की मान्यता के बदले में मुगलों की सहायता के लिए 1500 सैनिकों की सेना रखने, चौथ एवं सरदेश मुखी की वसूली के बदले मुगलों के क्षेत्रों को लूटपाट से मुक्त करने तथा 10 लाख रुपए सालाना नजराना पेश करने का वचन दिया। ठीक है, साहू जी बेवकूफ थोड़ी ना थे, साहू जी आपके बेवकूफ थोड़ी ना, छत्रपति साहू जी बेवकूफ नहीं थे, लेकिन बहुत दिमाग से काम लिए साहू जी। तो इस तरह से क्या हुआ, फिर धीरे धीरे कहा कि 10 लाख रुपए का सालाना नजराना पेश करने का वचन दिया कि ठीक है भाई, हम आपके क्षेत्रों पर 15,000 सैनिकों की सेना रखने, साथ में चौथ व सरदेश मुखी की वसूली के बदले में कहा कि क्षेत्रों को लूटपाट से मुक्त करने तथा 10 लाख रुपए का क्या करा, नजराना पेश करने का वचन दिया गया। ठीक है, चलिए अगला आता है, मतलब अभी तो यही चलेंगे। तो अगला कहा गया कि मराठा मुगल संधि हुई, मराठा मुगल संधि हुई है, कौन सी, तो कहा गया बालाजी विश्वनाथ तथा हुसैन अली के बीच में किस शर्तों को मान्यता रफी उद जात ने दी थी। कौन दिए थे, रफी उद जात इन सारी शर्तों की मान्यता दिए थे। इतिहास में एक बहुत ही इतिहासकार है रिचर्ड टेम्पल ने मुगल सूबेदार हुसैन अली तथा बालाजी विश्वनाथ के बीच 1719 में हुई संधि को मराठा साम्राज्य के मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट होना चाहिए क्योंकि यही तो था मेन। तो कब दिए थे, तो आप इनको 1719 में जो हुई थी संधि, उसमें क्या कहा गया कि मैग्ना कार्टा, क्योंकि बहुत कुछ मराठाओं को यहाँ से मिला था। ठीक है, तो यहाँ पर मराठाओं के लिए क्या हुआ कि आप कहेंगे मैग्ना कार्टा। जैसे हमारे संविधान में मैग्ना कार्टा की बात मूल अधिकार भाग 3 आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक की बात कही गई है। अगर मूल अधिकार भाग 3 या आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक के लिए मैग्ना कार्टा कहा गया है, तो इसका मतलब है उसमें ऐसे ऐसे अधिकार हैं जो पूरे संविधान में नहीं होंगे, क्योंकि आप बाकी संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के लिए बहुत उसमें जा पाएंगे तिकड़म के साथ, इसमें आप डायरेक्ट जा सकते हो। ठीक है ना, तो इसीलिए किसने कहा था, तो आप कहेंगे रिचर्ड टेम्पल ने मुगल सूबेदार हुसैन अली तथा बालाजी विश्वनाथ के बीच 1719 में हुई संधि को मैग्ना कार्टा कहा गया। और उसके बाद 1920 ईस्वी में इनकी डेथ हो जाती, अरे 1720 ईस्वी में, हाँ ये 1719 है ना, 1919 कह दिए सर, तो 1720 ईस्वी में फिर इनकी क्या हो जाती, डेथ हो जाती, किसकी, बालाजी विश्वनाथ जी की। अब उसके बाद इनके पुत्र आते हैं जिनका नाम बाजीराव प्रथम होता है, वही मस्तानी वाले बाजीराव हैं, लेकिन इन्होंने कार्य बहुत अच्छा किया था। ठीक है, आज डायग्राम लेकर इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि आपके बीच कभी कभी डायग्राम से समझाएंगे, कभी ऐसे। तो बाजीराव ने काफी दिन तक शासन किया, 1720 से लेकर 1740 तक किया। अभी ये साहू जी के अंतर्गत ही काम कर रहे हैं, मतलब पेशवा पद तो बन गया था, लेकिन अभी साहू जी से बिना सलाह के, अभी साहू जी ने ना मेन बहुत ही इंपॉर्टेंट जो 3 पेशवा बने थे वो साहू जी के शासन काल में ही बने थे। तो पहले
बालाजी विश्वनाथ दूसरे बाजीराव प्रथम थे, क्योंकि बाजीराव एक और आते हैं लास्ट में, तो उनको बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद शाहू ने उनके पुत्र बाजीराव प्रथम को पेशवा नियुक्त किया और इस प्रकार बालाजी विश्वनाथ के परिवार में पेशवा पद पैतृक या वंशानुगत हो गया, क्योंकि पहले उनके पिता थे, फिर उनके बेटा हो गए या पुत्र हो गए। और इसी के क्रम में बाजीराव जी ने कहा कि छत्रपति जी से कहा कि साहू जी, मतलब ऐसा किया जाए राजा कि इन जो छोटे छोटे राज्यों पर हम लोग अधिकार करने के लिए लूटपाट या संधियां कर रहे हैं, इससे बेहतर है कि जो जड़ है उस जड़ पर ही वार करें, ये छोटे मोटे तो अपने आप ही आ जाएंगे। चलिए इनकी लाइन मैंने लिखवाई है। उसके अधीन मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई, बहुत ही योग्य थे। और साहू जी ने कहा भी इनकी योग्यता को देखने पर कहा कि आप योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं, मतलब आपके पिताश्री भी बहुत योग्य थे और वही गुण आप पर है, मतलब योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं आप। चरमोत्कर्ष पर मराठा पहुंचा। उन्होंने मराठा साम्राज्य के विस्तार के लिए उत्तर दिशा में आगे बढ़ने की नीति का सूत्रपात किया और कहा कि ताकि मराठा की पताका कृष्णा से लेकर अटक तक फहराए। कृष्णा कह दें या कह दें कटक आपका उड़ीसा के पास, कटक से लेकर अटक तक की बात कही गई। अटक आपके अफगानिस्तान के सीमा पर लगभग पड़ता है। तो कहा, बाजीराव जी कह रहे हैं, देखिए क्या कहा कि नीति के उत्तर दिशा में आगे बढ़ने का नीति का सूत्रपात किया, साहू जी से बातचीत किया और कहे कि आगे बढ़ते हैं। लेकिन आप देखेंगे जब किसी चीज का विस्तार एकाएक शुरू हो जाए फटाफट, तो ये समझ लीजिए कि उसको चरमराना भी तय है। चरमराना जानते हैं ना, किसी का मकान ना 1 से 2 महीने के अंदर बन जाता है 3 महल का, 3 खंड का, 3 महल मतलब 3 खंड का, 1 से 2 महीने का, 1 से 2 महीने में। और वही एक 3 खंड का मकान बनता है 1 से 2 साल में। 2 साल लगभग समय लग जाता है, मैक्सिमम 2 साल लग ही जाते हैं। तो अब आप ये बताएं कि ये वाला ज्यादा मजबूत होगा कि ये वाला जो 1 से 2 महीने में बन गया? तो आप जाहिर सी बात कहेंगे जिसमें ज्यादा समय लगा वो ज्यादा मजबूत होगा। पर बाजीराव जी बहुत जल्दबाजी करके सारे जगह क्या कर रहे थे, अपना विस्तार कर रहे थे और सोच रहे थे सब जगह अपना ही राज चले। और धीरे धीरे उन्होंने कहा कि मराठा का पताका है, मराठाओं की पताका का मतलब कि झंडा, मराठाओं का झंडा पताका का कृष्णा से लेकर, कृष्णा नदी है ना आपकी प्रायद्वीपीय भारत में नदी, कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा वगैरह ये महानदी वगैरह है। तो वहीं कृष्णा नदी के पास आपका कटक है, कटक, ठीक है। तो इस कटक से लेकर अटक तक की बात इन्होंने कही बाजीराव जी ने, बाजीराव प्रथम जी ने, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बाजीराव भी प्रथम ही चलेंगे। मुगल साम्राज्य के प्रति अपनी नीति की घोषणा करते हुए बाजीराव प्रथम ने कहा, हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर आक्रमण करना चाहिए, शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएंगी। इन्होंने कहा जर्जर वृक्ष कौन था यहाँ पर, हमें इस जर्जर वृक्ष की तना पर, जो जर्जर वृक्ष है मतलब मुगल है, और मुगल कहाँ था, दिल्ली पर था। इन्होंने कहा कि इस दिल्ली पर वार करते हैं और इसके अगल बगल जितनी भी शाखाएं होंगी, मराठा के आसपास जितनी भी शाखाएं, ये तो अपने आप चरमरा जाएंगी। जब ये बात बाजीराव जी ने साहू जी से कहा, तभी साहू जी बोले थे कि आप योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं, ठीक है ना। लेकिन इतनी जल्दबाजी करना भी अच्छी बात नहीं थी। चलिए आगे देखते हैं। फिर उसके बाद 23 जून 1724 ईस्वी में सुकरखेड़ा के युद्ध में मराठाओं की मदद से निजामुल मुल्क ने दक्कन के मुगल सूबेदार मुआरिज खां का परास्त करके दक्कन में अपनी स्वतंत्रता सत्ता स्थापित की। मैंने कहा ना, ये जो निजामुल मुल्क था ना, ये पहले से बहुत दुष्ट था, ठीक है ना। ये हैदराबाद के निजाम जो थे ये पहले से ही कूटनीतिक थे, ठीक है ना। देखिए कहा गया
जून में 1724 में सुकरखेड़ा के युद्ध में मराठाओं की मदद से अब निजाम मुल्क उल्क ने क्या किया कि दक्कन के मुगल सूबेदार, देखिए इसको वो ये कहा जाता था, ये वहीं जाता था जहां इसको फायदा होता था, और ये ही क्यों लगभग सभी वही करते थे। तो इसने दक्कन के मुगल सूबेदार मुआरिज खान को परास्त करके दक्कन में अपनी स्वतंत्रता सत्ता स्थापित की। ठीक है, इसके बाद आया युद्ध में पराजित होने पर निजाम उल्क संधि के लिए बाध्य हुआ। 6 मार्च 1728 ईस्वी में दोनों के बीच मुंशी शिवगांव की संधि हुई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1728 ईस्वी में क्या हुआ, मुंशी शिवगांव की संधि हुई। किसके किसके, तो आप कहेंगे हैदराबाद और, या आप कह सकते हैं निजामुल उल्क मुल्क के बीच और मराठाओं के बीच क्या हुआ, मुंशी शिवगांव की संधि हुई, जिसमें निजाम ने मराठाओं को चौथ कर भी दिया और सरदेशमुखी कर भी देना स्वीकार कर लिया। इस संधि से दक्कन में मराठाओं की सर्वोच्चता स्थापित हो गई। निजाम बड़े कूटनीतिक थे, जब भारत में मिलने के विलय करने की बात आई थी तब भी नहीं मिले थे, ऑपरेशन पोलो चलाना पड़ा था इनके लिए, तो बड़ी कठिनाई से मतलब ये लोग मिलना चाहते थे भारत में, पता नहीं इनको क्या ही दुश्मनी थी भारत से। ठीक है, चलिए, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे। आगे देखिए, अभी बाजीराव प्रथम जी ही हैं, तो 1700 क्या हुआ, 31 ईस्वी में डभोई के युद्ध में बाजीराव ने त्रियंबक राव को पराजित किया। किसको, बाजीराव ने किनको पराजित किया, तो किसका युद्ध हुआ था, डभोई के युद्ध में बाजीराव ने त्रियंबक राव को पराजित कर सारे प्रतिद्वंदियों का अंत कर दिया था। कुछ थोड़े इनकी तरफ से प्रतिद्वंदी खड़े हो रहे थे, तो इस तरह से क्या हुआ, सारे प्रतिद्वंदियों को समाप्त किया। 1731 ईस्वी में वारणा की संधि द्वारा संभाद्वती ने साहू की अधीनता स्वीकार कर ली। अभी संभाद्वती थे ना, उन्होंने भी क्या किया, संभाद्वती जी भी इधर आकर के वारणा की संधि से क्या किया, इनकी स्वाधीनता स्वीकार कर ली, अधीनता स्वीकार कर ली कि भाई अब हम सब एक ही हैं। तो क्या ही, तो कब हुई थी, 1731 ईस्वी में वारणा की संधि, इसको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, भोपाल युद्ध के परिणाम स्वरूप 1738 ईस्वी में दुर्रई सराय की संधि हुई। इस संधि की शर्तें पूर्णतः मराठों के अनुकूल थी। निजाम ने संपूर्ण मालवा का प्रदेश तथा नर्मदा से चंबल तक के इलाके की पूरी सत्ता मराठा को सौंप दी। ये जहां जहां आते ना, इनका नाम भी आता है ना निजाम, तो इनका खून हम लोगों को खौलने लगता है, क्योंकि ये सबसे पहले से मराठा छोड़ो, मतलब तब पहले मराठाओं के खिलाफ हुआ करते थे, तो क्यों भाई, थोड़ा सा अपने लिए भी सोचते, लेकिन सब क्या करते थे, चाहते थे कि किसका क्या हो जाए। 1739 ईस्वी में बेसिन अब महाराष्ट्र के पास है, बेसिन की विजय वीराव की महान, अरे यहाँ पर वही होगा ना, राव नहीं, बाजीराव, बाजीराव की महान सैन्य कुशलता एवं सूझबूझ का प्रतीक थी। इस युद्ध में बाजीराव ने पुर्तगालियों से सालसेट या सालसीट, कहीं कहीं लिखा रहता है सालसेट, तथा बेसिन छीन लिया था। पुर्तगालियों से, जो हमारे यहाँ 1498 को आए थे, ठीक है, और गए कब थे, 1961 में। हम लोग 1947 में तो अंग्रेजों से आजाद हो गए थे, लेकिन इनसे नहीं हो पाए थे। गोवा में एकदम, गोवा और दमन द्वीप वगैरह में एकदम जमे हुए थे। ठीक है, उनसे पुर्तगालियों से क्या किया, सालसेट को छीन लिया और बेसिन को छीन लिया। वहीं पर है महाराष्ट्र के आसपास के क्षेत्र। यूरोपीय शक्तियों के विरुद्ध यह मराठों की महानतम विजय थी, क्योंकि यूरोपीय कंपनी, मैंने कहा ना, ये अपने भी बहुत ही उत्कर्ष पर थी उतने टाइम। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। बाजीराव प्रथम जी आगे क्या किए हैं, तो बाजीराव जी ने 1733 ईस्वी में जंजीरा के सिद्धियों के खिलाफ एक लंबा शक्तिशाली अभियान आरंभ किया और अंतोगत्वा उन्हें
मुख्य भूमि से निकाल बाहर कर दिया। सिद्दी, यही जो सिद्दी थे, सिद्दी जो पहले निजाम शाह तथा बाद में आदिल शाह राज्य में सैनिक अधिकारी थे, 1670 के बाद से मुगलों की सेवा में आ गए थे। अब ये जो सिद्दी विद्दी थे तो इनको भी बाजीराव प्रथम ने निकाल बाहर किया, भाई यहाँ से निकलो, भागो यहाँ से, क्योंकि निजाम शाह तथा बाद में आदिल शाह राज्य में सैनिक अधिकारी थे और 1670 के आसपास कहाँ चले गए, मुगलों की सेवा में ये लोग लग गए। बाजीराव प्रथम को लड़ाकू पेशवा के रूप में स्मरण किया जाता है, सैनिक पेशवा तथा शक्ति के अवतार के रूप में। वह शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का सबसे बड़ा प्रतिपादक था। सबसे पहले गुरिल्ला युद्ध किसने किया था, तो आप कहेंगे शिवाजी ने किया था, छत्रपति शिवाजी ने, क्योंकि शिवाजी ने जो लोग नीचे से उठते हैं ना, जैसे आप हम नीचे से उठ रहे हैं, हमारे यहाँ दादा परदादा या पुश्तैनी कुछ भी नहीं था, तो क्या हुआ, हम लोग उठ रहे हैं धीरे धीरे उठते उठते यहाँ। और शिवाजी भी ऐसे ही थे, जो व्यक्ति धीरे धीरे उठता है तो उसके पास इतनी सैन्य शक्तियां नहीं थी, इतने उसके पास हथियार नहीं थे, तो उसने क्या किया कि गुरिल्ला पद्धति, जो भी उनके पास सैन्य थे, जो भी सैनिक थे, उनको छुप छुप कर वार करना सिखाया कि कैसे आप ज्यादा संख्या को कम लोग कैसे निपटा सकते हैं, तो छुप छुप के वार करना सिखाया। तो गुरिल्ला पद्धति शिवाजी ने शुरू किया था और ये आदमनगर से सीख कर आए थे, ये भी आदमनगर के जो शासक थे वहीं से सीखे थे। और फिर इसका सबसे बड़ा प्रतिपादक कौन था, तो आप कहेंगे बाजीराव प्रथम थे। बाजीराव प्रथम पे धीरे धीरे एक नृत्यांगना थी, तो वो मस्तानी जिनका नाम था, तो मस्तानी के उसमें फंस गए थे बेचारे, बल्कि उनकी पत्नी भी थी अपनी, कौन थी, उनकी पत्नी काशीबाई थी। लेकिन कहते ना कभी कभी खूबसूरती भी लोगों के दिल पर घायल हो जाते, लोगों के दिल घायल हो जाते हैं खूबसूरती देखकर। फिर तो भाई पेशवा या मराठा या मतलब एक राजा ही थे, तो उनका भी दिल मस्तानी के ऊपर आ गया है। आप सभी लोगों ने पिक्चर देख भी रखी होगी, तो यही बाजीराव जी थे, ठीक है ना। और फिर उसके बाद जब बाजीराव की डेथ होती है तो मस्तानी भी क्या कर लेती हैं, तो यूं कहें कि मस्तानी भी उस आग में कूद जाती हैं, अपने आप को सती कर देती हैं ना। तो इस तरह की इनकी कहानी है और बहुत प्रेम ग्रंथ इन पर मतलब बहुत भीषण चला था, प्रेम कथा, तो आप इसको देख सकते हैं, आपको जगह जगह ही मिल जाएगी। चलिए अब अगले पेशवा आते हैं। यहाँ तक कौन थे, यहाँ तक आपके लगभग यहाँ तक आपके शिवाजी थोड़ा, अरे साहू जी थोड़ा थे, ठीक है, क्योंकि 48 तक उनका शासन चलता है। तो इनके दादा का नाम बालाजी और इनके पिता श्री का नाम बाजीराव था। तो तीसरे पेशवा कौन, जो महत्वपूर्ण पेशवा के अंतर्गत आते हैं, तो बालाजी बाजीराव, जो 1740 से लेकर 1761 ईस्वी तक, और इन्हीं के रहते हुए पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। और इसी के चलते इन्होंने क्या किया था कि अपनी आत्महत्या कर ली थी या इनकी डेथ हो गई थी, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि इनके ऊपर एक कलंक लग गया था कि पानीपत का, अभी तक तो किसी के ऊपर पानीपत का मतलब किसी के बीच या किसी पेशवा के रहते हुए ऐसा कुछ युद्ध नहीं हुआ था। तो कभी कभी कुछ घटनाएं होती हैं जो आपके जीवन पर आकर ही ग्रहण लगा देती हैं, तो बड़ी समस्याएं हो जाती हैं। फिर बाजीराव की मृत्यु के बाद उनका पुत्र बालाजी बाजीराव, और इन्हें नाना साहब के नाम से भी प्रसिद्ध है, पेशवा बना, ठीक है। वह अपने पिता के समान योग्य सैनिक और सेनापति नहीं थे, अपने बाजीराव की तरह नहीं थे, उतना नहीं थे, क्योंकि इनके दादाजी भी बहुत योग्य थे और इनके पिताश्री भी बहुत योग्य थे। 1741 ईस्वी में मुगल बादशाह ने एक संधि करके मालवा पर मराठों के अधिकार को वैधता प्रदान कर दी। मालवा पर मराठों के अधिकार को वैधता प्रदान कर दी। 1750 ईस्वी में रघुजी घोसले, कहीं कहीं रघुराम भी मिलेगा,
और कहीं कहीं रघुजी भी मिलेगा। 1750 ईस्वी में रघुजी घोसले की मध्यस्थता के कारण राजा राम तथा पेशवा के बीच संगोला की संधि हुई। कौन सी संधि हुई थी? 1750 ईस्वी में संगोला की संधि हुई। इस संधि के द्वारा मराठा छत्रपति केवल नाम मात्र के राजा रह गए। मराठा संगठन का वास्तविक नेता पेशवा वंशानुगत बन गया तथा मराठा राजनीति का केंद्र अब पूना हो गया था। क्या हो गया था? पूना हो गया था। मैंने आप सभी लोगों को ये पहले ही बात बताई, क्योंकि संगोला की संधि से क्या हुआ था? सब कुछ, चलो सब कुछ 1750, क्योंकि अब यहाँ पर साहू जी की भी डेथ हो गई। अब छत्रपति का कोई खास रह नहीं गया था छत्रपति उपाधि पद के लिए, और ये सभी लोग जो हो रहे थे तो अब एक मराठा के मतलब पेशवा पद के लिए ही लड़ रहे थे। तो छत्रपति संगोला की संधि से एकदम पूरी तरह से धीरे धीरे समाप्त ही कर दिया गया, ठीक है। और इन्होंने मराठा राजनीति का केंद्र पूना बनाया। चलिए बालाजी बाजीराव के बारे में कि 1754 ईस्वी में मराठा रघुनाथ राव कौन थे? इनके चाचा थे, के नेतृत्व में दिल्ली पहुंचे और वजीर गाजीउद्दीन की सहायता करते हुए उन्होंने अहमद शाह को सिंहासन से हटाकर आलमगीर द्वितीय को मुगल बादशाह बना दिया। इनके जो चाचा जी थे ना, तो मतलब अब पेशवा के लिए मारामारी होने लगी यहीं से, बालाजी बाजीराव के शासन से ही। लेकिन धीरे बाने करके इनके जो रघुनाथ राव के नेतृत्व में दिल्ली पहुंचे, वहां पर वजीर गाजीउद्दीन की सहायता करते हुए उन्होंने अहमद शाह को सिंहासन से हटा करके आलमगीर द्वितीय को मुगल बादशाह बना दिया। आगे कहा गया है कि 1752 ईस्वी में कहीं कहीं पर झलकी की संधि लिखी होती है, झलकी की संधि, जिसमें निजाम ने मराठाओं को बरार का आधा क्षेत्र दे दिया। इन निजाम ना नाक में चने बोए थे मराठाओं के, लेकिन मराठा भी कम नहीं थे, बार बार वार करते थे कि आइए ये दुखती हुई नस को आप पकड़ते हो ना, तो हम बार बार वार करेंगे। और यहीं पर क्या हुई थी? झलकी की संधि, याद रखेंगे 1752 ईस्वी में इस संधियां वगैरह पूछी जाती है। बालाजी ने अपनी सेना में गैर मराठाओं को भी भर्ती किया था, याद रखेंगे। बालाजी बाजीराव, बालाजी के आगे बाजीराव भी लिख लेंगे, ठीक है। बालाजी बाजीराव की बात हो रही है। आगे आता है कि इन्हीं के शासनकाल में पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 में हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध, चलिए पहले देख लेते हैं। पानीपत का तृतीय युद्ध मुख्यतः दो कारण का परिणाम रहा। प्रथम कि नादिर शाह की भांति अहमद शाह अब्दाली भी भारत को लूटना चाहता था। तो नादिर शाह 1739 ईस्वी में आया था भारत में, और यहाँ से मयूर सिंहासन लूट कर चला गया था। कौन था? मयूर सिंहासन लूट कर चला गया था। और देखिए 1739 ईस्वी में, और कौन थे इतने समय? तो आप कहेंगे बाजीराव थे। शासक कौन थे? 1740 तक तो वही थे, 20 से 40 तक। बाजीराव जी ने मोहम्मद शाह रंगीला मुगल का शासक था, उससे एक संधि हुई थी। उसमें बाजीराव जी ने कहा था कि अगर, पहले ही मैंने बताया ना, चौथ कर दे रहे थे, और चौथ कर उन्हीं से लिया जाता था जो ये मतलब उनसे कहकर कि ना तो हम आक्रमण करेंगे, और अगर कोई और आक्रमण करेगा तो हम उनकी मतलब आपकी सहायता करेंगे कि वो आक्रमण ना करें। 1739 में जब नादिर शाह आया, मुगल पर आक्रमण किया दिल्ली पर, और मयूर सिंहासन लूट कर जाने लगा, या मयूर सिंहासन से पहले ही मतलब पता वता भेजा गया कि बाजीराव जी के पास जाए मोहम्मद शाह रंगीला, कि अब तो भाई हमारे पास ऑर्केस्ट्रा देखने के लिए भी पैसा नहीं बचा, और कुछ खर्चा पानी भी दीजिए, और इनको बचाएं, इनको आप रोके, जो था वो आप ले लेते थे, और जो बचा कुचा था तो ऑर्केस्ट्रा भी नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि रंगीला था, अपने ही दरबार पर निर्वस्त्र घूमता था, महिलाओं को लेकर, हिजड़ों को लेकर ना, तो इस तरह से वो एकदम रंगीला था। मतलब अब आप समझ ही रहे हैं, तो आपने पढ़ा ही होगा।
तो फिर जब बाजीराव जी के पास ये खबर आई तो उन्होंने कहा जाने दो यार, क्या ही मैं आपकी सहायता करूं, अब आप आर्केस्ट्रा देख लो या अपना सिंहासन बचा लो, अब हम कुछ नहीं करने वाले। तो नादिर शाह 1739 में क्या किया था, वहां का मयूर सिंहासन लूट लाट के ले गया था। तो नादिर शाह की भांति अहमद शाह अब्दाली भी भारत को लूटना चाहता था। दूसरा, पहला तो ये था, दूसरा मराठे हिंदू बादशाही की भावना से प्रेरित होकर दिल्ली पर प्रभाव स्थापित करना चाहते थे। मराठा थोड़ा जल्दी वर्क कर रहे थे। कोई भी आप सफलता पाना चाहते तो आज सोचे कि 24 घंटे आज पढ़े, 24 घंटे कल पढ़े, 24 घंटे फिर अगले दिन पढ़े और 24 घंटे फिर पढ़े। 24 घंटे पढ़ेंगे तो कितना, 24 48, 24 का 24 48, 24 बातें 24 को 96 घंटे हो गए। कितने, 96 घंटे। तो क्या आपको लगता है कि आप लगातार इतना प्रोग्रेस इतनी जल्दी कर लेंगे? मान लिया किसी ने कर लिया होगा तो धड़ाम से गिरेगा, फिर 4 दिन नहीं कम से कम 8 दिन सोएगा। एक रात शादी ब्याह में किसी के यहाँ जाग जाओ तो कहते हैं यार थकाने नहीं उतरती है, इतना काम, पूरी रात जागे। उसी तरह तो देखिए, मराठे हिंदू बादशाही की भावना से प्रेरित होकर दिल्ली पर प्रभाव स्थापित करना चाहते थे। एक ये भी कारण था। रोहिला सरकार होना चाहिए, यहाँ पर रोहिला सरदार होना चाहिए। रोहिला सरदार नजीमुद्दौला तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। जो अवध के नवाब थे ना, ये लोग पहले बड़ा मतलब गेम खेलते थे। देखिए इन्होंने क्या किया, अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया, क्योंकि ये दोनों मराठा सरदार के हाथों हार चुके थे। क्या हार चुके थे? हार चुके थे कई बार, क्योंकि मराठा साम्राज्य हिंदू बादशाही स्थापित करना चाहता था। और ये लोग भाई शुजाउद्दौला से आपको पता ही चल रहा है। तो ये लोग क्या कर रहे थे, तो रोहिला के जो सरदार थे या रोहिला के जो नवाब या सरदार थे, तो वो गाजी-उद-दौला और अवध के नवाब शुजाउद्दौला अहमद शाह अब्दाली से मिल चुके थे और मराठा सरदारों को हराना चाहते थे। इस युद्ध में पेशवा बाजीराव ने अपने नाबालिग बेटे नाबालिग इनके कौन थे? इनके नाबालिग बेटे थे विश्वास राव के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना भेजी, किंतु वास्तविक सेनापति उसका चचेरा भाई सदाशिवराव भाऊ था। यही तो सबसे कमीना इंसान था ना। तो सदाशिवराव भाऊ था और इस फौज मराठा का एक महत्वपूर्ण भाग था। यूरोपीय ढंग से संगठित पैदल और तोपखाने की टुकड़ी जिसका नेतृत्व इब्राहिम खान गर्दी कर रहा था। ठीक है, देखिए कैसे कैसे सेना बनी, कैसे कैसे पानीपत के तृतीय युद्ध की रूपरेखा तैयार हो रही है। ठीक है, तो याद रखना है 14 जनवरी 1761 को मराठाओं ने आक्रमण आरंभ किया और मल्हार राव या होलकर सिंध युद्ध के बीच, होलकर मैंने बताया था ना, साहू जी के शासन पर मराठा कई राज्यों पर बट गया था, जैसे सिंधिया में, होलकर में और कई थे, तो आप उनको भी याद रखेंगे। और पेशवा, भोसले, होलकर, सिंधिया में। ठीक है, तो युद्ध के बीच में ही भाग निकला। ये जो मल्हार होलकर थे ये युद्ध के बीच में ही भाग निकले। मराठा फौज के पैर पूरी तरह उखड़ गए। पेशवा का बेटा जो था विश्वास राव, जसवंत राव, सदाशिवराव भाऊ, तुकोंजी सिंधिया और अन्य अनगिनत मराठा सेनापति करीब 28,000 सैनिकों के साथ मारे गए। ठीक है, अब जाहिर सी बात है बालाजी विश्वनाथ की बात हो रही है। बालाजी विश्वनाथ तो अब ये इतनी बुरी तरह से पानीपत के तृतीय युद्ध में हारे थे। और अफगान, देखिए कितना अच्छा समय था। अफगान से कौन आया था? अहमद शाह अब्दाली आया था। और यहाँ भी ठंड चल रही थी और वहां तो अफगान वगैरह में कहा जाता है एकदम माइनस में टेम्परेचर रहता है। ठीक है, और यहाँ के लोग ठंड के कारण इतना सेना मतलब बिखरी चारों तरफ थी, क्योंकि ठंड के कारण परेशान थे, क्योंकि यहाँ जबरदस्त इतनी ठंड में लोग बैठ रहे थे।
और इनको बुलाते एकदम जून उनकी गर्मी में कि तिलतिलाते रहते, अरे खजवा मतलब खजवाए खजवा के कैसे लड़ाई करें। तब इनको समझ में आता कि क्योंकि इतने अच्छे टेम्परेचर में रहते हैं, मतलब माइनस के टेम्परेचर पे रहते हैं, और ये टेम्परेचर उनके लिए एकदम नॉर्मल था कि बहुत अच्छा मौसम है, एकदम सुहाना मौसम है। जो माइनस में रह रहा हो और अपने यहाँ जनवरी की ठंडी में रहे तो उसके लिए एकदम सुहाना मौसम। तो उन्होंने मतलब युद्ध करने के लिए एकदम रेडी थे। देखिए JN सरकार ने क्या कहा, ठीक है। और मराठा सेना यहाँ से चरमरा गिरी। चरमरा गिरी का मतलब समझते हैं, अब उभरने का कोई मतलब नहीं था। एक इतिहासकार ने कहा भी कि पानीपत के तृतीय युद्ध से तो ये तय हो गया है कि आगे शासक कौन नहीं करेगा, लेकिन पानीपत के तृतीय युद्ध से ये तय नहीं हुआ था कि आगे कौन साम्राज्य स्थापित करेगा, क्योंकि उधर अंग्रेज उभर रहे थे और इधर क्या हो रहा था, पेशवा जा रहे थे, उधर मुगल भी चरमरा रहे थे। और तो ये तो तय हो गया था कि अब पेशवा तो नहीं करने वाले हैं, लेकिन फिर भी इन तीनों लोगों को जोड़ के ये बात कही गई थी कि ये तो पानीपत के तृतीय युद्ध से ये तो तय हो गया था कि अब साम्राज्य शासक कौन नहीं करेगा, लेकिन ये तय करना बड़ा मुश्किल था कि अब कौन करेगा, क्योंकि इधर पुर्तगाली भी थे, उधर अंग्रेज भी थे, चारों तरफ अफरा तफरी मची थी। आगे कहा गया है कि ने लिखा है कि JN सरकार ने लिखा है, महाराष्ट्र में संभवतः ही कोई ऐसा परिवार होगा जिसने कोई ना कोई संबंधी ना खोया हो, तथा कुछ परिवार का तो सर्वनाश ही हो गया था। 1761 के पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा और अहमद अब्दाली के बीच जब युद्ध हुआ, 28,000 सैनिक और मराठाओं के खुद वो लोग मारे गए जो बहुत ही नेक बंदे थे। और यहाँ पर सदाशिव भाव जो थे वो बड़ा ही मतलब बेकार बंदा निकला था। वो मतलब उधर वाली जनता से मिल गया था। चलिए आगे देखते हैं। पानीपत के तृतीय युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी काशीराज पंडित के शब्दों में कहा गया है, पानीपत का तृतीय युद्ध मराठाओं के लिए प्रलयकारी सिद्ध हुआ। एकदम प्रलय आ गया। बालाजी बाजीराव जी ने भी डेथ हो गई। सोच के कि मेरे ये शासनकाल में ये सब होना था। कभी कभी होता है ना कि मेरे ऊपर ये सारा कुछ गाज गिरनी थी, वही हाल हुआ। मराठाओं की पराजय का मुख्य कारण सदाशिव की कूटनीति असफलता और अब्दाली की तुलना में उसका दुर्बल सेनापतित्व था। ठीक है, तो सदाशिव जो थे, सदाशिव राव भाऊ जो थे, ये बहुत ही कूटनीतिक व्यक्ति था और ये इन सब में असफल रहा। थोड़ी थोड़ी चीजें ये उधर भी पहुंचाता रहा, कहाँ क्या है। ठीक है, पानीपत का तृतीय युद्ध जो है, पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद निजामुद्दौला अब्दाली के प्रतिनिधि के रूप में दिल्ली पर शासन किया। कौन किया? निजामुद्दौला ने दिल्ली पर शासन किया। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठाओं को एक मात्र मुगल वजीर इमाद उल मुल्क का समर्थन प्राप्त था, जबकि राजपूतों, सिखों तथा जाटों ने मराठाओं का साथ नहीं दिया था। ठीक है, बड़ी बात थी। ठीक है ना, कहा गया पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठाओं को एकमात्र मुगल वजीर इमाद उल मुल्क का समर्थन प्राप्त था, जबकि राजपूतों, सिखों तथा जाटों ने मराठाओं का साथ नहीं दिया था। सब उधर ही जा रहे थे। बड़े बड़े लोग तो कुछ बोलते ही नहीं थे। अगला कहा गया है कि पानीपत के तृतीय युद्ध 1761 में मराठाओं की पराजय की सूचना बालाजी बाजीराव को एक व्यापारी के द्वारा कूट संदेश के रूप में पहुंचाई गई, जिसमें कहा गया कि 2 मोती विलीन हो गए, 22 सोने की मोहरें लुप्त हो गई और चांदी तथा तांबे की तो पूरी की कोई गणना ही नहीं की जा सकती है। 2 मोती विलीन हो गए क्योंकि इनके पुत्र भी से विश्वास राव और सदाशिव राव मतलब, और 22 सोने की मोहरें लुप्त हो गई और चांदी तथा तांबे की तो पूरी या कोई पूरी तरह गणना ही नहीं की जा सकती है। इनके एक व्यापारी द्वारा ये संदेश बालाजी बाजीराव जी के पास पहुंचाया गया था और इसी तरह क्या हुआ था कि बालाजी बाजीराव की फिर क्या हो गई, फिर डेथ हो गई थी। ठीक है, पानीपत का तृतीय युद्ध और माधवराव आ गए। 1761 से 1782 के बीच होगा ना। 1 मिनट।
देख लेते हैं, कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। चलिए माधवराव प्रथम आते हैं, तो क्या आएगा, माधवराव प्रथम 1761 से लेकर 1772 तक। 1772 यहां कर लेंगे, टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा की हार तथा बालाजी के आकस्मिक मृत्यु 23 जून 1761 के बाद उसका पुत्र माधवराव प्रथम पेशवा बना। 1763 ईस्वी में रक्षम भुवन की संधि माधवराव प्रथम तथा निजाम के बीच हुई। इस संधि का मराठा इतिहास में इसलिए महत्व है क्योंकि इस संधि से मराठा तथा निजाम के संबंधों में ठहराव आ गया, ठहराव आया, कुछ संधियां की गई, कुछ बातें की गई। तो माधवराव प्रथम जो थे ये एक बार मराठा साम्राज्य को फिर एक कहते हैं मराठा साम्राज्य को उच्च स्तर पर लाने का प्रयास किए थे। ठीक है, तो इनको याद रखेंगे, बहुत ज्यादा आप इनको याद भी नहीं करेंगे, अब उतना ही है। माधवराव नारायण, ये थे माधवराव प्रथम, अब नारायण है। 1774 से 96। 1774 इसमें पेशवा नारायण राव की हत्या के पश्चात भाई के परिषद के उसके पुत्र माधवराव नारायण को पेशवा बनाया गया। नाना फडणवीस के अंतर्गत एक काउंसिल ऑफ रीजेंसी का गठन किया गया। वास्तविक प्रशासन अब इसी परिषद के हाथों में निहित था। माधवराव नारायण के शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। अब इसके बाद तुरंत प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध पढ़ाएंगे क्योंकि 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे, तो इनको याद कर लेंगे, ये बहुत ज्यादा नहीं। इसमें जैसे इनको याद कर लेना कि नाना फडणवीस जो थे इन्हीं के काउंसिल ऑफ रीजेंसी एक गठन किया गया था और सब कुछ यही देख रहे थे। अब यहाँ के पेशवा जो ये तो थे लेकिन काम कौन कर रहे थे, तो ये कर रहे थे नाना फडणवीस। ठीक है ना, तो अब मेन सत्ता इनके हाथों में चली गई। उसके बाद बाजीराव द्वितीय आते, बाजीराव प्रथम ऊपर थे, बाजीराव द्वितीय आएंगे और 1796 से 1818 तक इनका चलता है। 1802 में बेसिन की संधि के तहत सहायक संधि स्वीकार कर लेने से मराठा अधिकारों में मतभेद प्रारंभ हो गया। सिंधिया तथा भोसले ने इस संधि का कड़ा विरोध किया और इसी तरह ये आपका सारा समाप्त होता है। इसके माध्यम से कुछ प्रश्न थे और आप सभी लोग एक प्रश्न हम छोड़कर जाएंगे तो उसका उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। ठीक है ना, तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में आई होप कि उत्तर देने के लिए तैयार होंगे और मैं यहाँ पर एक प्रश्न लिख दूंगी तो आप उनका सही उत्तर देने का प्रयास करिएगा। ये थे आपके पेशवाओं की पूरी कहानी समाप्त होती है। बस आपको क्रम से याद रखना है कौन पेशवा पहले आया कौन बाद में, यहीं से ऐसे मिलान करने के लिए प्रश्न पूछा जाता है। कल आप सभी के बीच में आंग्ल मराठा युद्ध पढ़ा देंगे, जो 3 युद्ध हुए थे वहां से एक आध बार। देखिए इस तरह नहीं पूछा जाता आंग्ल मराठा युद्ध आप तीनों याद कर लिए तो आप आ जाएगा एग्जाम में, आप चट से कर देंगे, पट से निकल जाएंगे। आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध, कर्नाटक युद्ध, इन तीनों चारों को मिला करके एक एक करके बनाएगा और उधर उनके एक एक करके ऑप्शन बनाएगा और फिर कहेगा कि प्रथम द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था। इधर पूछेगा प्रथम मैसूर युद्ध कब हुआ था, इधर पूछे कर्नाटक का तृतीय युद्ध कब हुआ था, एक और डाल देगा। तो मिलान करने के लिए इस तरह आपके प्रश्न बनाए जाते हैं। और आपका अगला प्रश्न मतलब यहाँ पर एक प्रश्न है मैं आप सभी लोगों के लिए छोड़कर जा रही हूँ कि पेशवाओं का संस्थापक कौन था। क्वेश्चन है आप सभी के बीच में, पेशवाओं का संस्थापक कौन था। आपको इसका उत्तर देना रहेगा। आपके ऑप्शन है बालाजी, अरे क्या है, बालाजी, विश्वनाथ, दूसरा है आपका बी ऑप्शन है बाजीराव, सी ऑप्शन है आपका बालाजी बाजीराव,
और डी ऑप्शन है आप सभी के बीच में बाजीराव सेकंड। तो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देंगे, राइट उत्तर या करेक्ट उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे और आप सभी लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स पर देंगे। और कल आप सभी के बीच में देखिए पीडीएफ एकदम तैयार है, मैं दोनों चीजें लेकर आई थी लेकिन उसमें समय लग गया। आंग्ल मराठा युद्ध भी मैंने बनवा रखा है आप सभी लोगों के लिए, तो ये आप सभी के बीच में कल, अभी इसमें कुछ प्रश्न जुड़वाने रह गए हैं बट भेज दिया गया था। सारी कुछ इसमें करतूत आप को दिखा दी गई है क्या क्या है। तो कल आंग्ल मराठा युद्ध पढ़ाएंगे आप सभी के बीच में, तो कल की भी क्लास आप लोग लेना बिल्कुल नहीं भूलेंगे कौन कौन से 3 युद्ध हुए थे। तो आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, कल आप सभी के बीच ये पढ़ाएंगे। तो तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखेंगे, अपने साथ सभी अपनों का ध्यान रखेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में कल शाम 6 बजे और सुबह 8 बजे, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।